तो फिलहाल ओवरऑल मार्केट के अंदर एक टॉपिक पर काफी ज्यादा अटकनें चल रही है एंड वो ये है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन तक या तो फिर मिड ऑफ 2024 तक निफ्टी 25,000 मार्क को क्रॉस कर देगा। अब इस अंदाजे को आधार देने के लिए जो मोस्ट प्रोमिनेंट के जिसको आप बूस्टर्स कह सकते हैं उनको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट्स। तो एक सिंपल सी बात ये है कि किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी ग्रो होती है तो सीधी सी बात है कि वहाँ के कॉर्पोरेट्स में रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी एंड इवेंचुअली कंपनी की शेयर प्राइस ग्रो होगी। तो इंडिया के अंदर हुआ ये कि Q2 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.6% थी, कि जिसने आरबीआई के प्रोजेक्शंस को भी आउट परफॉर्म कर दिया था। एंड इस रॉबस्ट ग्रोथ के बाद बड़ी बड़ी फाइनेंस एजेंसीज एंड कंपनीज को अपने अपने प्रोजेक्शंस को भी अपडेट करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, लेटेस्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस को 6.5% से बढ़ा करके 7% कर दिया। एंड इसके अलावा भी एडीबी, मॉर्गन स्टैनली एंड कोटक सिक्योरिटीज जैसी बड़ी बड़ी फर्म्स ने भी अपने अपने प्रोजेक्शंस को अपग्रेड किया है। मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करने के बाद इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच में एक ऐसी बहुत बड़ी होप है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब तक रही है आगे भी वो कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे सेकंड थिंग है यूएस इंटरेस्ट रेट। तो इंडिया के जो इंटरनल फंडामेंटल्स जो है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्लोबली भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि निफ्टी की रफ्तार के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूएस फेड एक बहुत बड़ा किरदार है इंडियन स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के लिए, कि जहां पे यूएस फेड मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखने का डिसीजन लिया है, लेकिन अगेन एक सिग्नल दिया है कि नेक्स्ट ईयर लगभग 3 बार इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस है। मतलब इनडायरेक्टली यूएस फेड ने भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर मोहर लगा दी। अब यूएस इंटरेस्ट रेट इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से इंपैक्ट कर सकती है, इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में समझें तो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो जाने से वहां पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब यहाँ पे इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड ऐसा इंडिया के अंदर कई बार हुआ है कि इंडियन रैली के पीछे मेनली एफआईआई एंड एफपीआई का मेजर रोल रहता है। तो ये दो रीजन है। अब यहाँ पे जो तीसरा रीजन है वो ये है कि यूएस बॉन्ड यील्ड, कि जिसका जो मैटर है वो भी रीजन वाइज कहीं ना कहीं सेम ही है, कि जहाँ पे एक्चुअली मैटर क्या है कि लगातार यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो नीचे गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के इन्वेस्टर्स जिन्होंने यूएस बॉन्ड पर पैसा लगाया तो वहाँ पे भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी कम हो गया है। तो अगेन इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ऐसे चांसेस हैं कि वो सारा पैसा भी इंडियन मार्केट में आ सकता है। एक जनरल करंट सिनेरियो कि जिसमें हमें ये समझना है कि ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहली पसंद बन चुका है, कि जहाँ पे स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी तक इफेक्टिव वर्कफोर्स सब कुछ अवेलेबल है। एंड सोने पे सुहागा ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री बन चुकी है। तो जब भी ग्लोबली अगर फाइनेंशियल सिस्टम में अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो हर तरह के मतलब ज्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंडिया एक पहली पसंद बन जाता है। खैर, अब यहाँ पे जो फोर्थ रीजन है वो है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, क्योंकि रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई वो भी बड़े बड़े एंड मेजर स्टेट्स में, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यही कहता है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद भी मोदी गवर्नमेंट के आने के ही ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, डिजिटल कंपनीज में, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, ओवरऑल कंजम्पशन में, ओवरऑल डिमांड में, जीडीपी ग्रोथ में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, फेवरेटिज्म में, मतलब हर जगह, मतलब अब तक जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रही है 2024 इलेक्शन के बाद भी यही ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दो रीजंस और रहते हैं, जिसमें पांचवा है कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इंडिया के लिए इसलिए भी ज्यादा मैटर करता है क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहता है तभी इंडिया में जो डिमांड एंड कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली ग्रो होता रहेगा, और इंडिया के अंदर भी आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो मेनली क्रूड ऑयल प्राइसेस पर ही डिपेंड करता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है वो क्रूड ऑयल परचेस करने में ही जनरेट होता है। तो अगर ये चीज अगर गवर्नमेंट को महंगी पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये महंगाई आम पब्लिक के बीच में आनी ही है, इसकी वजह से डिमांड एंड कंजम्पशन नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो अंडर कंट्रोल्ड है, मतलब $80 पर बैरल से भी कम है। अब यहाँ पे जो लास्ट रीजन है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग, जो कि निफ्टी की रफ्तार के लिए एक टेम्पररी बूस्ट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि फिलहाल ये जो क्वार्टर चल रहा है मतलब Q3, तो इसी क्वार्टर में वर्ल्ड कप भी हो चुका एंड फेस्टिवल सीजन भी आ गया है, कि जहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है, कि जिसकी वजह से कि जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट Q3 के रिजल्ट्स में दिखाई दे सकता है। तो इस तरह का ये अर्निंग आउटलुक भी निफ्टी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कंक्लूजन में बस इतना ही हम कह सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, आरबीआई का सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक चीज की जो अब तक कमी थी मतलब यूएस में इंटरेस्ट रेट का कम होना, कि जिसके लिए भी फेड ने अगले साल के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। तो ये सारे पिलर्स कंबाइनली निफ्टी ग्रोथ के लिए एक बूस्टर्स का काम कर सकते हैं। साथ में एफआईआई एंड डीआईआई का अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है।
इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऑन ट्रैक है, जिससे कि जो बड़े बड़े सिक्योरिटी एनालिस्ट्स हैं वो विद इन 2024 इलेक्शन तक निफ्टी को 24,000 25,000 तक प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब